एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम इस टाइमलाइन में आ गए जो कि 1990 से लेकर 1947 में थी, जिसमें लोकल ने सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके बाद सबसे पहला जो एक्ट उन्होंने लाया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं और मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको। ओके, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ हुई थी, इसमें डिक्लेरेशन हुई थी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कि जैसे इंडिया में फिर 1857 की म्यूटिनी और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की वो आ रही थी, तो उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन किया था, फिर सेंट्रलाइजेशन वापस कर दिया था। ठीक है, तो उसमें फिर बट जो जितने भी कॉन्सेप्ट आए थे गवर्नमेंट के वो फेलियर होते जा रहे थे। तो इसमें प्रॉमिस किया गया था कि डिक्लेयर किया गया था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम हमारी कंट्री को देंगे, उनकी इंडिया की कंट्री को देंगे। उसके बाद डायरकी आ गई थी। डायरकी में क्या हुआ था, डायरकी मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसमें सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए थे सेंटर और प्रोविंस के। सबसे पहले सेंटर में कुछ मेन सब्जेक्ट, जैसे अभी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है ना, वैसे ही पहले के टाइम में सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए थे सेंटर और प्रोविंस के बीच में। तो सबसे पहले सेंटर का सब्जेक्ट क्या था, लेजिस्लेचर, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एंड एक्सेट्रा। और प्रोविंस का जेल, पुलिस, जस्टिस, फाइनेंस एक्सेट्रा। जो कि स्टेट एक प्रोविंस के अंदर जितने भी ये सब्जेक्ट्स थे। बट अगर हम स्टेट के सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी स्टेट सेंटर के अंदर ही फॉल हो रहे थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था, अब ये सेंटर और प्रोविंस तो बन चुके थे, बट इसके बाद एक गवर्नर जनरल भी था। जिसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल जो था वो इन दोनों के सब्जेक्ट्स को एक तो ओवरराइड कर सकता था। इन सब्जेक्ट्स के बेस पे कोई भी, जैसे प्रोविंस, जैसे मद्रास प्रोविंस है, उसने जेल के सब्जेक्ट के बेस पे कोई डिसीजन लिया, गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया, तो वो उसको कैंसिल आउट कर सकता है, वो ओवरराइड कर सकता था। ये पावर गवर्नर जनरल के पास थी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्टर्स को ओवरराइड कर सकता था। प्रोविंस और सेंटर को ओवरराइड कर सकता था। इन प्रोविंस के जितने भी मिनिस्टर्स होते थे या एग्जीक्यूटिव या फिर सेंटर के कोई भी मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव होते थे, उनको ओवरराइड कर सकता था और सिक्योर कर सकता था अपने उसके जो रिजर्व लेजिस्लेशन थे उस पर लेजिस्लेट लॉज बनाना सिक्योर कर सकता था अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें 3-4 चीज़ें और थी, वो भी हम पढ़ते हैं इसी एक्ट के अंदर। हम उसी का ही थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ठीक है, इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या प्रोविजंस आए थे। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया था। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। जो भी कोई भी इश्यूज क्रिएट हुए इंडिया में, या फिर कोई भी म्यूटिनी हुई, कोई भी वॉर सिचुएशन हुई, तो उन सब चीज़ों के लिए, या फिर उसके कोई फाइनेंशियल अफेयर्स, या फिर कोई भी हर टाइप की सिचुएशन के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल रहता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी चीज़ होने के पीछे। ठीक है, अब इसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बाई कैमरल डबल लेजिस्लेचर। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस हो गया था और बहुत और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी आ गई थी। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर में अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में तो लोकसभा राज्यसभा है, पर पहले क्या होता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तो होता था अपर हाउस अभी क्या है, राज्यसभा, और लोअर हाउस अभी क्या है, लोकसभा। तो अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वो वाला छोड़ते हैं अभी। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या होता है, अभी 60 मेंबर्स हैं, जिसमें से 34 इलेक्ट होते थे और 26 नॉमिनेट होते थे। इसमें 144 मेंबर्स होते थे, 104 इलेक्टेड होते थे, बाकी नॉमिनेट होते थे। और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वीटो की पावर थी, इसके पास दोनों टाइप की पावर थी। अब इसमें एक और चीज़ आती है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था। ये जितने भी लॉज बनाते थे ये दोनों मिलके, कि मेजॉरिटी से पास हुए, फिर दूसरी मेजॉरिटी से पास हुए, तो उसके बाद जो एक्सेंट के लिए, जैसे अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट के पास एक्सेंट के लिए जाते हैं ना, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये एसेंट देता था इनके ऊपर, जो भी ये बिल्स लॉज जो भी तैयार करके लाते थे उन सब चीज़ों पे। तो दैट्स ऑल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फोर्थ पॉइंट जो था, स्ट्रक्चर रिमेन यूनिटरी। फोर्थ पॉइंट क्या था, स्ट्रक्चर जो था वो यूनिटरी रहा। ऑल्दो उनने बाईकैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया था, बट यूनिटरी ही रहा था, क्योंकि कभी अगर जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो सारा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के हाथ में ही था। ठीक है, कोई सा भी डिसीजन हो,
और ये किसी भी टाइम अपनी पावर एक्सरसाइज करते, जितने भी इनने बिल्स प्रेजेंट किए लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसने भी जो जो काम किया है, जितनी मेहनत की है, उसको ये 1 सेकंड में मना कर सकता था, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, तो इससे पता चलता है कि ये यूनिटरी सिस्टम ही रहा है, बस दिखाने के लिए बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था वो की स्टोन था सारे अफेयर्स के लिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ें इसके हाथ में थी, ठीक है। और यही सारे इंडिया की गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया को यही चलाता था। उसके बाद बात आती है फेलियर क्या कह रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के। सबसे पहले तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की थी कि वो हमारी कंट्री को ढंग से चलाए, वो तो एक तो बिल्कुल इतना बड़ा फेलियर करके दिया इनने, उसको तो ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। इसके बाद फेलियर ऑफ डायरकी, जो इन्हें डायरकी में कैसे होती है, ये बाइकैमरलिज्म कैसे ख़त्म हुआ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई वो बनाया, फाइनेंस ने अपना बजट स्टार्ट किया, बजट लगाया, और लेजिस्लेचर ने कोई अपना लॉ बनाया, ठीक है। अब इन तीनों ने एक एक साल इन सब चीज़ों पे मेहनत की, ठीक है। पूरा बिल प्रेजेंट करके किसको, ये पूरा बिल बन गया, बिल को प्रेजेंट करके किसको दिया, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, ठीक है। कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए, सब चीज़ दी, इसने 1 सेकंड में बोला नहीं करना, और फिर ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि इसको ये तो अपने हिसाब से डिसीजन दे रहा है ना, ये थोड़ी कंट्री के हिसाब से डिसीजन ले रहा है, इसको तो जो इसके फेवर में, जो इसके लिए सही है वो सब पे ध्यान दे रहा है। तो फिर इसलिए कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, ये एक्ट जो आया था वो भी एक फेलियर की तरह ही माना गया था। 1919 के बाद एक और कमीशन आया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। इसमें सर जॉन साइमन ने 1930 में, ठीक है, 1930 में अपनी रिपोर्ट्स दी, ठीक है। इसमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कौन कौन लोग थे, ब्रिटिशर्स और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटिश इंडिया के, वो सब बैठे थे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। और इस पूरी साइमन कमीशन में से क्या निकल गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो हमारा 1919 के बाद 1935 में एक और एक्ट आया, उसको हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।